हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका एक बार फिर। पिछले वीडियो में क्लास 10 के स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी के चैप्टर 6 में लाइफ प्रोसेस नाम से जो चैप्टर है उसमें न्यूट्रिशन वाले पार्ट को देखा था, उस पार्ट को डिस्कस किया था हमने। उसी चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट जो है वो रेस्पिरेशन है और आज इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। आप में से जिन स्टूडेंट से मैं पूछूंगा कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, क्या होता है रेस्पिरेशन, हिंदी में हम उसको श्वसन कहते हैं, शायद ज़्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर होता है कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ये रेस्पिरेशन है। ये रेस्पिरेशन का एक्चुअली एक पार्ट है, ये एक्चुअल रेस्पिरेशन नहीं है। इसको हम बायोलॉजी में ब्रीदिंग कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज। हम अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से गैस ले रहे हैं और जो हमारे अंदर गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको बाहर भेज रहे हैं। एटमॉस्फेयर में गैस प्रोड्यूस हो रही है ऑक्सीजन, उसको हम अंदर इनहेल कर रहे हैं, और हमारे अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम बाहर रिलीज कर रहे हैं। तो ये ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन ये नहीं है। फिर रेस्पिरेशन क्या है आप याद कीजिए। आपने पिछले वीडियो में न्यूट्रिशन जब पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि न्यूट्रिशन में आप जो फूड मटेरियल लेते हैं उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है ड्यूरिंग डाइजेशन, और उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर दिए जाते हैं, जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो डाइजेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप न्यूट्रिशन में एब्जॉर्प्शन था। उसकी ज़रूरत क्यों थी, क्यों हमें एब्जॉर्प्शन करना पड़ा न्यूट्रिएंट्स का? न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन से मतलब आपने प्रोटीन का डाइजेशन कराया है तो आपको अमीनो एसिड्स मिले हैं, आपने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराया है तो आपको शुगर्स मिली हैं, आपने फैट का डाइजेशन कराया है तो आपको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिले हैं। ये आपके लिए न्यूट्रिएंट्स हैं और इनकी आपकी बॉडी की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को इनकी ज़रूरत है। तो बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज और सेल्स तक पहुंचाने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड सर्कुलेशन का सहारा लिया जाता है और ब्लड सर्कुलेशन इनको ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन ये ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की अपनी सेल्स के अंदर? ज़रूरत इसलिए है कि इन न्यूट्रिएंट्स के ऑक्सीडेशन से हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और उस एनर्जी का इस्तेमाल हमारी बॉडी करेगी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, चाहे वो मूवमेंट हो, चाहे किसी भी तरह का फिजिकल वर्क हो, आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिशन से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पिरेशन करवाना पड़ता है। रेस्पिरेशन एक तरह की बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन कराते हैं, न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं जो आपको आफ्टर डाइजेशन मिलते हैं। आप इमेजिन करिए या कभी सोच के देखिए कि अगर आप बहुत दिन से बीमार हैं, आपने बहुत प्रॉपर वे में डाइट नहीं ली है, ठीक ढंग से खाना नहीं खाया है, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होती है, ऊर्जा की कमी महसूस होती है, वीकनेस या कमज़ोरी लगती है। और जैसे ही आप खाना खाते हैं उसके कुछ समय के बाद आपको काफ़ी अच्छा फील होता है, एनर्जाइज फील होता है। तो उसका कारण यही है कि आपके शरीर में जब भोजन पहुँचता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पहुँचता है, तो बॉडी की सेल्स में उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अगर आप एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताएं रेस्पिरेशन की, तो रिलीज ऑफ एनर्जी थ्रू ऑक्सीडेशन फ्रॉम फूड, यानी कि भोजन के, फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी का रिलीज करना, ये रेस्पिरेशन है। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इन मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन की प्रोसेस हर लिविंग सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में चलती रहती है, और जब तक रिजर्व फूड रहेगा, जब तक न्यूट्रिएंट्स बॉडी में रहेंगे, तब तक ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। आपके लिए एक बहुत अच्छा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या शॉर्ट नोट या 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो सकता है कि विच इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। इसी में कार्बोहाइड्रेट जैसे फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये ऐसे एनर्जी कंपाउंड्स हैं, जब बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की तो बॉडी इन कंपाउंड्स का
ऑक्सीडेशन या ब्रेक डाउन कराकर इनसे एनर्जी रिलीज करवा लेती है, और ये इसीलिए एनर्जी कॉइन्स कहलाते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा कि एटीपी आर एनर्जी कॉइन्स, ये एनर्जी करेंसी या एनर्जी कॉइन्स हैं बॉडी की या लिविंग सेल्स की, और जब भी बॉडी को या सेल्स को जरूरत होती है एनर्जी की, वो एटीपी को ब्रेक डाउन करके वहां से एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यहां पर आपसे कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट्स का माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होगा और उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी। तो आप ये मत समझिए कि केवल कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट आर द मेजर एनर्जी प्रोड्यूसर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपके फूड का, आपने न्यूट्रिशन वाले वीडियो में देखा था, वहां आपको बताया गया बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें 60% कार्बोहाइड्रेट शामिल है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा आहार है, और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो तुरंत ऑक्सीडाइज होकर आपको एनर्जी देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सबस्ट्रेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो फिर फैट्स का ऑक्सीडेशन शुरू होगा, और अगर फैट्स की भी कमी है तो फिर प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन शुरू होगा टू रिलीज एनर्जी। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, प्रोटीन्स हमारे लिए मेजर एनर्जी प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोटीन्स हमारे लिए बॉडी बिल्डर्स हैं। उनका काम है नए टिश्यूज बनाना, मसल्स बनाना, आपकी बॉडी में जहां भी इंजरीज हुई हैं, टूट फूट हुई हैं, उनको रिपेयर करना। तो वो हमारे लिए बॉडी बिल्डर्स हैं, ना कि एनर्जी प्रोड्यूसर्स। और अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन का ऑक्सीडेशन शुरू हो गया है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो आप समझ लीजिए कि बॉडी में स्टारवेशन कंडीशन है, भुखमरी की अवस्था है, शरीर को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, शरीर को सही भोजन नहीं मिल रहा है। तो ये प्रेफरेंस याद रखिएगा। प्रेफरेंस सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इसके बाद फैट का ऑक्सीडेशन होगा, और अगर फैट अवेलेबल नहीं है तो फिर लास्ट में प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन होगा, और ये सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। अब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली तो सेम है, लेकिन उसका जो लोकेशन है वो सेम नहीं है। मींस रेस्पिरेशन के पहले पार्ट में जो ब्रीदिंग होती है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है, उसके लिए लोकेशन अलग अलग है। जैसे अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के लिए जो गैसियस एक्सचेंज या ब्रीदिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर देगा और अपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस है। अर्थफॉर्म जैसे एनेलिड्स में स्किन जो है, जो एक्चुअली उनकी थिन एपिडर्मिस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है ऑलमोस्ट, वो सरफेस उनके लिए रेस्पिरेटरी सरफेस है। फिशेस जैसे एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स जो हैं वो उनके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं, वो उनके लिए रेस्पिरेटरी सरफेस है। इंसेक्ट्स में स्पाइरेकल्स या ट्रैकिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में ट्रैकिया जो है वो रेस्पिरेटरी लोकेशन है, इन्हीं की सरफेस पर गैसियस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन होता है। और ह्यूमन बींग्स में, मैमल्स में लंग्स जो है वो इंपॉर्टेंट ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो लंग्स के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन होता है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ऐसा रेस्पिरेशन जो लंग्स के थ्रू होगा वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। तो हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि हमारे अंदर मेन जो ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो लंग्स हैं। जो अभी आपसे बात कही कि गैसियस एक्सचेंज इज नॉट द रियल रेस्पिरेशन, एक्चुअल रेस्पिरेशन जो है वो आपकी सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, लेकिन उसके करवाने के लिए आपको ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है, गैसियस एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। जो आपको पहले डेफिनेशन बताई है ना कि रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन कराते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है और उसको इस्तेमाल करती है बॉडी। तो अब आप सोचिए
कि ऑक्सीडेशन के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन आपकी बॉडी में तो बनती नहीं है, इसको बाहर से लेना पड़ेगा। अच्छा, बाहर से कहाँ से आती है? अगर आपने पिछला वीडियो देखा था जिसमें आपको फोटोसिंथेसिस बताया तो आपको याद होगा कि ग्रीन प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है और जब उनकी लाइट रिएक्शन चलती है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाते हैं, उनसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाती है और वो ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज कर देते हैं इनटू एटमॉस्फेयर, और वो हम इस्तेमाल करते हैं अपने रेस्पिरेशन में। प्लांट भी इस्तेमाल करते हैं उसको, लेकिन वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करने के लिए ऑक्सीजन का सोर्स हमारे पास वही है, ग्रीन प्लांट। तो ऑक्सीजन आपको एटमॉस्फेयर से लेनी पड़ेगी, उसको हम इनहेल करेंगे। अंदर सांस जब आप खींचते हैं, इनहेलेशन होता है, तो आपके लिए जो बाहर से एयर अंदर जा रही है उसमें लगभग 21% ऑक्सीजन है, और आपकी बॉडी में पहुंचकर ये ऑक्सीजन आपके सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वहां पर फूड का ऑक्सीडेशन करेगी, और उसके बाद वहां से एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज़ें रिलीज होंगी। एनर्जी तो इस्तेमाल हो जाएगी बॉडी में, वाटर का भी इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जमा रहे तो हमारे लिए वो पॉइजनस भी साबित हो सकती है, तो उसको रिलीज करना ज़रूरी है। तो उसको रिलीज करने के लिए आप एक्सेलेशन करते हैं, आप सांस बाहर छोड़ते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। उसका इस्तेमाल ग्रीन प्लांट करते हैं ड्यूरिंग देयर फोटोसिंथेसिस। अब यहां पर भी एक रिलेटेड चीज़ है, इसको भी याद रखिएगा। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की शुरुआत करते हैं थ्रू लाइट रिएक्शन, जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती है। लाइट की प्रेजेंस होती है जब सन निकलता है, सनलाइट जब अवेलेबल होती है, तो उस समय तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हैं और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट छोड़ रहे हैं अपने रेस्पिरेशन में, वो सारा का सारा प्लांट एब्जॉर्ब करके वापस अपने फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन रात के समय ड्यूरिंग डार्क, जब सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो लाइट रिएक्शन नहीं होगी। लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी आगे नहीं चलेगी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज करेंगे या जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होगी, और वो फिर आपके लिए अगर इनहेलेशन के साथ बॉडी में जा रही है तो फिर आपके लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो एक पॉइजनस कंडीशन बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है रात में पेड़ों के नीचे ना सोएं, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा रिलीज होता है प्लांट से, और वो आपके इनहेलेशन के थ्रू आपकी बॉडी में पहुंचता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। ये हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस जो है, वो जो हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस में देखते हैं, ये उसका एक बेस है, उसकी शुरुआत की अवस्था है, लेकिन एक्चुअल रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। एक और बात याद रखिएगा, आपने अक्सर ये प्रैक्टिकली देखा भी है, बहुत बार कहा जाता है जब आपको जमाई आती है, जब आपको यौन होता है, तो यॉनिंग जो है उसमें जब जमाई आती है आपको, तो कहा जाता है कि सब नींद आ रही है। तो नींद आने से उसका क्या रिलेशन है वो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन ये जो अवस्था है जब आपको जमाई आती है, तो वो आपका जो ब्रेन है वो एक इंडिकेशन देता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। 92 से 95 के आसपास ppm के आसपास आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मली रहना चाहिए। उससे कम अगर है तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो आपकी बॉडी में जैसे ही ऑक्सीजन लेवल घटता है तो आपका ब्रेन जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक सिग्नल, एक मैसेज पास करता है, और जिसकी वजह से आपकी जो माउथ कैविटी है वो ओपन होती है, और वो जानबूझ के बाहर से ज़्यादा अमाउंट में एयर को इनहेल करती है, जिसके साथ में इनफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में जाए और जो उसकी ज़रूरत है ऑक्सीजन की वो पूरी हो जाए। तो जो जमाई आती है आपको, वो नींद आने का इंडिकेशन तो है या नहीं है वो नहीं मालूम, लेकिन डेफिनेटली वो आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक कंडीशन है। जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो जब प्रोसेस आपकी बॉडी में चल रही होती है तो उसके साथ साथ ये रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रही होती है, वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के थ्रू लगातार एनर्जी भी रिलीज करती है। एक जो दूसरा यहाँ पर पार्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन का, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, उनको पता है कि दो तरह का रेस्पिरेशन होता है।
एक वो जिसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, हिंदी में अनाक्सी श्वसन कहते हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा वो जो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं और इसके बाद एनर्जी, काफ़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, प्लस वाटर और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक्चुअली पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है उससे। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, यानी कि ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस समय जो रेस्पिरेशन होता है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और इस तरह के रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड है वो इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और बहुत थोड़ा सा अमाउंट जो है वो एनर्जी का रिलीज होता है। जो एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होने वाली एनर्जी के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। ये कंडीशन जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कुछ बैक्टीरिया में, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और सीड जर्मिनेशन के समय काफ़ी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है और ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। डेफिनेटली एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ज़्यादा कॉमन मेथड है रेस्पिरेशन का। हम लोग भी यहाँ पर उसी को डिस्कस करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन को। ह्यूमन बींग्स डेफिनेटली एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और उनके अंदर जो कंडीशन है उसमें जो ऑक्सीडेशन होगा फूड का, जिसमें आपसे कहा गया कि मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, उसमें जो है वो आप याद रखिएगा ग्लूकोज सबसे कॉमन सबस्ट्रेट है। ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका बॉडी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। तो आप इस बात को याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 1 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं, विच इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो नाम याद रखिएगा ग्लूकोज। इसका सबसे ज्यादा बॉडी ऑक्सीडेशन करवाती है क्योंकि आपकी फूड में सबसे ज्यादा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट यही है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही थी वहां पर एक बात याद रखिएगा कि जब पायरुविक एसिड जो है उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, उसका ब्रेक डाउन किया जाता है, तो अक्सर वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। जैसे यीस्ट में, आपने ये नाम सुना है तो अच्छी बात है, एक तरह का फंगस होता है ये, इसमें जो है इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड। लेकिन और कई जगह पर, खासतौर से हमारी बॉडी की मसल्स में, इथाइल अल्कोहल नहीं बनता है पायरुविक एसिड के कन्वर्जन से, बल्कि लैक्टिक एसिड बनता है। अब आप में से कोई ये बात पूछ सकता है कि अभी तो आपने बताया कि ह्यूमन बींग्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है हमारे अंदर, फिर हमारे अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों होता है? तो आप ज़रा ध्यान दीजिए और याद करिए, अगर आप लगातार बहुत तेज़ी के साथ दौड़ते हैं तो आपके बॉडी पर सबसे पहला इफेक्ट आपको क्या महसूस होता है? आपके जो पैर हैं, जो आपके लेग्स हैं, उनमें नीचे के हिस्से में जो मसल्स हैं वो क्रैम्प्स होने लगती हैं, उनमें ऐंठन होने लगती है। तो जो ये मस्कुलर क्रैम्प है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने दौड़ने में अपनी बॉडी में जितनी एनर्जी थी सब आपने खर्च कर दी, उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च हो चुका है, अब एनर्जी आपकी बॉडी में नहीं है। तो एनर्जी ना होने की वजह से आपकी बॉडी में और ऑक्सीजन की भी कमी है, आप लगातार दौड़ रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, और क्योंकि दौड़ने में बहुत एनर्जी की ज़रूरत हो रही है, उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपकी बॉडी में ऑक्सीजन उतनी नहीं है। तो आपके लंग्स एक तो बहुत तेज़ी से काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से हवा यानी कि ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आए और फूड का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी रिलीज़ करे। इसीलिए आपकी सांस फूलने लगती है दौड़ने में, क्योंकि आपके लंग्स जो हैं वो चूंकि एक बलून के जैसे स्ट्रक्चर है तो वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल कर सकें एयर या ऑक्सीजन को। तो जब ऐसा नहीं हो पाता है पॉसिबल कि इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं रहती है, तो फिर मसल्स में जो ग्लूकोज है उसका एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है ताकि किसी तरह से तो एनर्जी मिले जो ज़रूरत पड़ रही है मसल्स को
वो एनर्जी की दौड़ने में खर्च करने के लिए वो किसी तरह से तो मिले, तो फिर बॉडी ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन कराती है। लेकिन उसमें पायरुविक एसिड जो है वो इथाइल अल्कोहल में नहीं बदलता है, बल्कि वो पायरुविक एसिड जो है वो बदल जाता है लैक्टिक एसिड में। और ये लैक्टिक एसिड जो है ये आपकी बॉडी की मसल्स में, खासतौर से पैरों की मसल्स जो हैं उनमें इकट्ठा हो जाता है। और जितना ज़्यादा ये लैक्टिक एसिड इकट्ठा होगा उतना ज़्यादा आपकी मस्कुलर क्रैम्प्स बढ़ेंगे, आपके पैरों में उतनी ही ज़्यादा ऐंठन होगी। तो अगर आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं और आपके पैरों में ऐंठन होने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो गया है। आगे चलकर ये ख़त्म हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये एनर्जी रिलीज़ करके ख़त्म हो जाता है जैसे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल होता है। आप रुक जाते हैं, अगर दौड़ रहे हैं, अगर रुक जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे तो धीमे धीमे वो क्रैम्प्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड धीमे धीमे ऑक्सीडाइज होकर खत्म हो जाता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा कॉमन नहीं है, एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा कॉमन है और ह्यूमन बींग्स में भी यही रेस्पिरेशन होता है। लेकिन चूंकि हमारे अंदर लंग्स हैं जो मेन रेस्पिरेटरी हमारे ऑर्गन है, तो इसलिए हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन है वो एक्चुअली पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। अब रेस्पिरेशन आगे समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स का वो कैसा है। यहाँ पर एक मस्कुलर पार्टीशन है, एक ऐसी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पर आपका स्टमक है, जहाँ पर आपकी इंटेस्टाइन है, तो इस वाले हिस्से को इस हिस्से से अलग करती है जो आपका सीने वाला भाग है। और ये सीने वाला भाग जो है उसको कहते हैं थोरैसिक कैविटी। तो ये थोरैसिक कैविटी जो है उसको एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने वाली जो ये मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं डायफ्राम। तो ये डायफ्राम जो है वो आपकी थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करती है। अब ये थोरैसिक कैविटी जो है इसमें ये दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये तो लंग्स हैं, लेकिन अकेले यही आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बनाते। अगर आप ध्यान दें तो आपकी जो नेजल ओपनिंग है, आपके जो नॉस्ट्रिल्स हैं, नाक के जो सिरे पर दो ओपनिंग है, वहां से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है। तो नोस्ट्रिल्स, नासा छिद्र कहते हैं हिंदी में, जो आपकी नोज के सिरे पर दो ओपनिंग्स हैं, उसके पीछे एक कैविटी है जिसको नेजल कैविटी कहते हैं। और वो नेजल कैविटी फिर बाद में बक्कल कैविटी के साथ कंबाइन करके और एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है उसके साथ जुड़ जाती है या उसके साथ में खुलती है। इसको फेरिंग्स कहते हैं। और वो फेरिंग्स आपका नेक वाला रीजन होता है और उसी नेक वाले रीजन में फेरिंग्स के लास्ट एंड पर, सिरे पर एक छोटा सा बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है, लैरिंग्स कहते हैं इसको। ये नाम जरूर याद रखिएगा। ये लैरिंग्स जो है ये एक्चुअली हमारा साउंड बॉक्स है। जो भी आप बोलते हैं, जो भी आपकी आवाज़ निकलती है, वो इसके अंदर कुछ कार्टिलेज की शीट होती हैं, उनसे टकराकर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो आपको सुनाई देता है। तो ये हमारा साउंड बॉक्स है, लैरिंग्स। और जो लैरिंग्स के अंदर कार्टिलेज की बनी लेयर्स हैं, अलग अलग ह्यूमन बींग्स में उनकी थिकनेस अलग होती है और हम अपनी प्रैक्टिस से जो उसके साथ एयर जाकर टकराती है, उसको अपनी प्रैक्टिस से हम ये तय कर सकते हैं कि कितनी तेज़ी से वहाँ तक एयर जाएगी और कैसे उस एयर को हम छोड़ेंगे। तो जो लोग सिंगर होते हैं अच्छे, उनका जो साउंड बॉक्स है वो इसी तरह से अपने साउंड बॉक्स को या अपने जो लैरिंग्स है उसको इस तरह से वो अपने आप को प्रैक्टिस करके अपने साउंड को बेहतर तरीके से निकालने की प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो जाते हैं। और इसीलिए उनका जो साउंड है, जो उनकी आवाज़ है, बहुत बेहतर, बहुत मीठी हो जाती है आम लोगों से, क्योंकि वो प्रैक्टिस करके अपने लैरिंग्स में जो कार्टिलेज की शीट्स हैं उनको जो है वो इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि उनका साउंड बहुत बेहतर सुनाई देता है। उसके नीचे एक पाइप के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको विंड पाइप कहते हैं। ये ट्रैकिया है और ये कार्टिलेज की बनी हुई एक कवरिंग जैसा है, उसके बीच में ये एडजस्ट रहता है। और ये ट्रैकिया जो है, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, आगे चलकर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में ब्रांच जाती हैं अलग अलग लंग्स में। उस ब्रांचेस को ब्रोंकाई कहते हैं। आगे जाकर ये दोनों ब्रांचेस जो हैं वो हर ब्रांच अपनी तरफ के जो लंग्स में जाती है, वहाँ जाकर और छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है।
उन छोटी ब्रांचेस को ब्रैंकियोल्स कहते हैं और हर ब्रैंकियोल की सरफेस पर बहुत छोटे छोटे से बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे ब्रीदिंग की, गैसियस एक्सचेंज की, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर रहे हैं आप, ऑक्सीजन अंदर इनहेल कर रहे हैं, वो सारा गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई की सरफेस पर ही होता है। तो हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो नेजल ओपनिंग या नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और एल्वियोलाई पर खत्म होता है। अब आप देखिए, अगर आपने ऑक्सीजन इनहेल करनी है यानी कि सांस अंदर लेनी है, इनहेलेशन करना है, तो एयर जो है नॉस्ट्रिल्स में एंटर करेगी। नॉस्ट्रिल्स के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, सेंसरी हेयर्स होते हैं काफ़ी, वो म्यूसिलेज की लेयर होती है। तो अगर कोई डस्ट पार्टिकल या कोई और चीज़ें जो आपके एयर के साथ आपकी बॉडी में एंटर कर सकती थी, उनको नेजल ओपनिंग वहीं रोक लेती है और उसके बाद वो एयर जो है वो नेजल कैविटी से होकर और फेरिंग्स और लैरिंग से होती हुई, ट्रैकिया से होती हुई और फिर ब्रोंकाई और फिर ब्रोंकियोल और फिर एल्वियोलाई में पहुंचती है। लंग्स जो हैं वो बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनकी सरफेस के साथ में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जुड़ी रहती हैं जिनमें ब्लड भरा रहता है। तो जो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होता है, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस से क्या मतलब है, बाहर से ऑक्सीजन आई है और जो ब्लड आसपास ब्लड कैपिलरीज में भरा हुआ है लंग्स के चारों तरफ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का ब्लड में कम है, तो ऑक्सीजन तुरंत ब्लड के अंदर चली जाएगी और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परसेंटेज बाहर की तरफ कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत बाहर निकल जाएगी। तो अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का ये कहलाता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में आने के बाद लंग्स के आसपास की ब्लड कैपिलरीज में पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई, ऑक्सीजन जो ब्लड कैपिलरीज में पहुंची है वो फिर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी टिश्यूज में पहुंचेगी और वहां से फिर वो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगी। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और उसमें मेन ऑर्गन लेकिन लंग्स है। अब यहाँ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आप ध्यान से डायग्राम को देख सकें, डेफिनेटली आपको अपने स्क्रीन पे छोटा दिख रहा होगा, आप थोड़ा जूम करके देखिए। जो हमारा राइट लंग है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये और एक ये, 3 इसमें लोब्स हैं। तो राइट लंग हमारा 3 लोब्ड होता है, ये लोब्स हैं, और यहां पर जो लेफ्ट लंग है हमारा वो 2 लोब्ड है, इसमें केवल 2 लोब्स होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और दोनों लंग्स के चारों तरफ जो है वो एक मेम्ब्रेन होती है जो इनको कवर्ड करके रखती है। बहुत बार इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स में जिसको निमोनिया कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लंग्स अगर प्रॉपर वे में आपके काम कर रहे हैं और आपके लंग्स इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि बहुत आसानी से वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से ऑक्सीजन इनहेल कर सकेंगे, तो उतने ही आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे दौड़ने भागने के लिए। एथलीट्स जो हैं वो अपने लंग्स को प्रैक्टिस के थ्रू इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि वो बहुत तेज़ी से इसीलिए दौड़ पाते हैं क्योंकि जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उनको दौड़ने के समय, उनके लंग्स उतनी अमाउंट में ऑक्सीजन अंदर इनहेल करके और फिर उसका ऑक्सीडेशन फूड में जो है उसका इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं बॉडी को। बर्ड्स जो हैं, पक्षी जो हैं, उनके लंग्स सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं क्योंकि वो बहुत लंबी दूरी तक उड़ते हैं, तो उनको उड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अंदर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और उनके लंग्स छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड रहते हैं, चैम्बर्स में डिवाइड रहते हैं, और उसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, उसमें जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग करने के समय जो यहाँ पर ये रिब्स होती हैं हमारी, जो एक तरह का यहाँ पर रिब केज बना होता है जिसके पीछे लंग्स होते हैं, और ये जो डायफ्राम है इसका मूवमेंट और आपके जो रिब केज है इसका मूवमेंट एक स्पेसिफिक मैनर में आगे पीछे होता है, जिसकी वजह से आप जब इनहेल करते हैं, जब अंदर सांस खींचते हैं, तो ये डायफ्राम जो है वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है और लंग्स को जो है वो
फैलने का मौका मिलता है, और जब आप एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो डायफ्राम थोड़ा सा ऊपर उठता है, प्रेशर डालता है लंग्स पे, जिससे कि बाहर की तरफ जो आप रिलीज करते हैं एयर, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है उसमें सिर्फ आप इनहेल करेंगे, बाहर से ऑक्सीजन लेंगे थ्रू एयर, और एक्सेलेशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, अगर आप उसको मैकेनिज्म के थ्रू या मैकेनिज्म के बेस पर अगर उसको आप कैटेगराइज करें, तो एक तो उसमें पार्ट होगा ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग में एक्सेलेशन और इनहेलेशन, ये दो स्टेप होंगे। और जो दूसरा हिस्सा है वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन वो कंडीशन है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन कराया जाता है थ्रू ऑक्सीजन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है, यानी कि फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है, और अभी आपको बताया मोस्ट कॉमन जो फूड मटेरियल है फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट है, और उनमें भी ग्लूकोज जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज सबस्ट्रेट है। और इस ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीडाइज कराएंगे ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वो 3 स्टेप में होगा। एक स्टेप कहलाता है ग्लाइकोलिसिस, ये इनिशियल स्टेप है, और इसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा पायरुविक एसिड में। याद रखिएगा, ये जो स्टेप है ये सेल्स के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप कहलाता है क्रेब्स साइकिल। ये स्टेप जो है, इसमें पायरुविक एसिड जो है उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करके एक साइक्लिक मैनर में कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट एसिड्स में। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, और इसमें जो है बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जिनको एक लास्ट स्टेप है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और शॉर्ट में इसी को आप ETS भी कहते हैं। अगर आपने ये नाम सुना है पहले, तो ये उसी की फुल फॉर्म है, ETS। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्रेब्स साइकिल में बनने वाले बहुत सारे कंपाउंड्स को फर्दर ब्रेक डाउन करके उनसे एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, और ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मेन रेस्पिरेटरी लोकेशन है, मेन ऑर्गन है जिसके अंदर, सेल के अंदर मेन ऑर्गेनल है जिसके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। अब जिन लोगों ने पहले सेल वाला चैप्टर पढ़ा है और उनको अगर याद है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पॉपुलरली नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं इसको पावर हाउस? इसको इसलिए पावर हाउस कहते हैं क्योंकि जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जब स्टोर कर लिया जाता है, और वो एटीपी जरूरत पड़ने पर बॉडी इस्तेमाल करती है एज एनर्जी करेंसी। तो ये जो प्रोसेस है ये माना जा रहा है कि एनर्जी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, और उसमें एटीपी भी स्टोर हो जाते हैं। तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया फूड के ऑक्सीडेशन के थ्रू एनर्जी भी बनाता है, रिलीज करता है, और उसको स्टोर भी करता है अपने अंदर, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये काफ़ी सारे 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके लिए हो सकते हैं, और उसको आप आगे चलकर 11th क्लास में जो है वो सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ भी ये बात आएगी कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, और यहाँ भी बात हो रही है, तो इसको याद रखिएगा। तो अब आपके लिए ये आसान बात है, अब आप आसानी से बता सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। न्यूट्रिशन जब हो जाता है पूरा, और उसमें जो आपने फूड लिया है बॉडी में उसको ऑक्सीडाइज करके और उससे एनर्जी ऑब्टेन करना, इट इज़ रेस्पिरेशन। और उसमें पहले गैसियस एक्सचेंज होता है, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके बाद एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और वाटर रिलीज होता है। ये पूरा जो टॉपिक आपके लिए है, इसके नोट्स जो है PDF फाइल की फॉर्म में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में जाइएगा, और वहाँ पर PDF फाइल का आपको लिंक मिलेगा, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये आप आगे 11th क्लास में भी पढ़ेंगे, और इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं BSc क्लासेस में, वहाँ भी पढ़ेंगे। अगर आप बायोलॉजी साइड के स्टूडेंट रहेंगे 11th क्लास में और 12th में, और उसके बाद नीट
का एग्ज़ाम देंगे जिसके थ्रू आपको MBBS में एडमिशन मिलेगा, मेडिकल स्टूडेंट आप हो जाएंगे। तो नीट के एग्ज़ाम में भी बहुत कॉमनली क्वेश्चन रेस्पिरेशन वाले पार्ट से पूछे जाते हैं। अगर आपने 10th क्लास में ये टॉपिक अच्छे से तैयार किया, आपका बहुत बेहतर बेस अगर तैयार हुआ, तो आप डेफिनेटली आगे बहुत आसानी से इसको समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई टॉपिक समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा पर्टिकुलर पार्ट समझ में नहीं आया, या कुछ आपको अगर PDF फाइल में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश करूंगा कि अलग से आपके डाउट क्लियर करने के लिए कोई वीडियो बना सकूं, और जो यहाँ पर आपको बात बताई गई है ये आपको PDF फाइल की फॉर्म में मिल जाएगी। तो अपने नोट्स भी प्रिपेयर करिए और जो एक्सप्लेनेशन यहाँ आपको दिया गया है इसकी हेल्प से समझने की कोशिश करिए इन टॉपिक्स को।